हम पेरियार शिव शंकर सिंह यादव, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट दीवानी आजमगढ़ से भारतीय बहुजन समाज सुधारक अर्जक ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। साथियों, सबसे पहले यह कहना हमारा है कि हम लोग जो है समाज के लिए कर क्या रहे हैं। सबसे बड़ी बात है 85% बहुजन समाज जो है समाज के लिए कर क्या रहा है और करना क्या है। तो आज जो 26 जून है, 26 जून आरक्षण के जनक साहू जी महाराज की जयंती है और जो आरक्षण के जनक माने कहे जाते थे। तो साहू जी महाराज के बारे में आज डिटेल से चर्चा होगी। चर्चा यह होगी कि छत्रपति साहू जी महाराज को भारत में एक सच्चे प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। वे कोल्हापुर के इतिहास में एक अमूल्य मणि के रूप में आज भी प्रसिद्ध हैं। छत्रपति साहू जी महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए भी दलित और शोषित वर्ग के कष्ट को समझा और सदा उनसे निकटता बनाए रखी। उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की थी। गरीब छात्रों के छात्रावास स्थापित किए, बाहरी छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए आदेश दिए। साहू जी महाराज के शासन के दौरान बाल विवाह पर ईमानदारी से प्रतिबंध लगाया गया। साहू जी महाराज के जो है समय जो है बाल विवाह का प्रतिबंध लगाया गया। उनके पिता का नाम श्रीमंत जयसिंह राव आबा साहब घाटगे था। छत्रपति साहू जी महाराज का बचपन का नाम यशवंत राव था। जब वो जब राज संभाले तब उनका नाम साहू जी महाराज के नाम से राज संभाले। यशवंत राव तो बचपन का नाम था उनका। महर्षि छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 को बाल्यावस्था में बालक यशवंत राव को छत्रपति साहू जी महाराज की हैसियत से कोल्हापुर रियासत की राजगद्दी को संभालना पड़ा। छत्रपति साहू जी महाराज की माता राधाबाई मुधोल राज्य की राजकन्या थी। पिता जयसिंह राव उर्फ आवा साहेब घाटगे कागल निवासी थे। उनके दत्तक पिता शिवाजी चतुर्थ, दत्तक माता आनंदीबाई थी। मतलब उनकी माता जी बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी, तो पालन पोषण करने वाली आनंदीबाई थी। राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज केवल 3 वर्ष के थे तभी उनकी सगी मां राधाबाई 29 मार्च 1877 को मृत्यु प्राप्त हुई। छत्रपति संभाजी की मां का देहांत बचपन में हुआ था, इसलिए उनका लालन पालन जीजाबाई ने किया था। छत्रपति साहू जी महाराज की उम्र जब 20 वर्ष थी तो उनके पिता आबा साहब घाटगे की मृत्यु 20 मार्च 1886 को हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रथम के दूसरे पुत्र जो है वंशज शिवाजी चतुर्थ कोल्हापुर के राज करते थे। ब्रिटिश षड्यंत्र और अपने ब्राह्मण दीवान की गद्दारी की वजह से जब शिवाजी चतुर्थ का कत्ल हुआ, उस समय मनुवाद प्रबल था। मनुवाद इतना प्रबल था कि ब्राह्मणों ने गद्दारी से शिवाजी चतुर्थ की हत्या कर दिए। तो उसकी विधवा आनंदीबाई ने अपने जागीरदार आवा साहब घाटगे का पुत्र यशवंत राव को 17 मार्च सन 1884 को गोद ले लिया। अब उनका नाम साहू जी महाराज हो गया था। छत्रपति साहू जी महाराज की शिक्षा राजकोट के राजकुमार विद्यालय में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई राजवाड़े में ही एक अंग्रेज शिक्षक स्टुअर्ट मिटफर्ड फ्रेजर नाम के जिम्मे सौंपी गई। एक अंग्रेज इनके गुरु थे जिन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा दिया साहू जी महाराज को। तो अंग्रेजी शिक्षक और अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव छत्रपति साहू जी महाराज के दिलो दिमाग पर गहराई से पड़ा। वैज्ञानिक सोच को न तो वो सिर्फ मानते थे बल्कि उसको बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। तर्कशील थे, वैज्ञानिक सोच के थे, बहुजन चिंतक थे। साहू जी महाराज पुरानी प्रथा, परंपरा और काल्पनिक बातों का महत्व नहीं देते थे। मनुवादियों को तो लातों तले रौंद दिए साहू जी महाराज ने। दलितों का दशा और बदलाव लाने के लिए उन्होंने ऐसी विशेष प्रथाओं का अंत किया जो युगांतकारी साबित हुई। पहला 1917 में उन्होंने बलूतदारी प्रथा का अंत किया। अब हमको यह मालूम चला बलूतदारी प्रथा है क्या। तो बलूतदारी प्रथा जिसके तहत अछूत को थोड़ी सी जमीन के बदले उसके और उसके परिवार वालों को पूरे गांव में लिए मुफ्त सेवाएं ली जाती थी। इसी तरह 1918 में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक ऐसी पुरानी प्रथा का वतनदारी का अंत किया था। भूमि सुधार लागू कर महारों को भूमि स्वामी बनने का हक दिलाया।
महार एक ऐसी जाति थी जिसे अछूत जाति रखा गया था। उनको जो है जमीन देकर जमीन की जो है मालिक बनाया साहू जी महाराज ने। यह 1918 में किया। इस आदेश से महारों की आर्थिक गुलामी काफी हद तक दूर हो गई। दलित हितैषी उसी कोल्हापुर नरेश के 1920 के मनमाड़ में दलितों की विशाल सभा पर सगर्व घोषणा करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है अंबेडकर के रूप में तुम्हें तुम्हारा मुक्तिदाता मिल गया है। लोगों ने कहा कि लग रहा है अंबेडकर के रूप में तुम्हें तुम्हारा मुक्तिदाता मिल गया है। मुझे उम्मीद है तो वो तुम्हारी गुलामी का बेड़िया काट डालेंगे। उन्होंने दलितों के मुक्तिदाता को महज जुबानी प्रशंसा नहीं बल्कि उनकी अधूरी पड़ी विदेशी शिक्षा पूरी करने के लिए दलित मुक्ति के लिए राजनीति को हथियार बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किया। किंतु वर्ण व्यवस्था की शक्ति के स्रोतों से बहिष्कृत और तबकों के हित के लिए किए गए ढेरों कार्यों के बावजूद इतिहास में उन्हें जिस बात के लिए खास तौर पर याद किया जाता है वह है उनके लिए किया गया कार्य आरक्षण का प्रावधान। आरक्षण का जनक कहा जाता है। अगर साहू जी महाराज को आरक्षण का जनक इसलिए कहा जाता है, उन्हें बहुजनों के लिए आरक्षण के भारत में पहली बार दिया था। अब आरक्षण की व्यवस्था के बारे में चर्चा की जाएगी कि आरक्षण उन्होंने हमें कैसे दिया, किस प्रकार से आरक्षण हमें दिया। तो 1902 का समय रहा और मध्य में साहू महाराज इंग्लैंड गए हुए थे। उन्होंने वहीं से एक आदेश जारी कर कोल्हापुर के अंतर्गत शासन प्रशासन में 50% पद पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित कर दिए। 50% पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण दे दिए। महाराज के इस आदेश से कोल्हापुर के ब्राह्मणों पर जैसे गाज गिरी। उल्लेखनीय यह है कि सन 1894 में जब साहू जी महाराज ने राज्य की बागडोर संभाली, उस समय कोल्हापुर के सामान्य प्रशासन में कुल 71 पदों में से 60 पर ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त थे। इसी प्रकार लिपिकीय पद में 500 पदों के मात्र 10 गैर ब्राह्मण थे। साहू जी महाराज द्वारा पिछड़ी जातियों का अवसर उपलब्ध कराने के कारण 1912 में 95 पदों में ब्राह्मण अधिकारियों की संख्या अब 35 रह गई। 1903 में साहू जी महाराज ने कोल्हापुर स्थित शंकराचार्य मठ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा मनुवाद का जो है मठ है, इसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। बताइए, ऐसे राजा, ऐसे महाराजा, ऐसे महापुरुष हमारे रहे कि उनके पद चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। दरअसल मठ के राज के खजाने भारी मदद की थी। कोल्हापुर के पूर्व महाराजा द्वारा अगस्त 1863 में प्रसारित एक आदेश के अनुसार कोल्हापुर स्थित मठ के शंकराचार्य को अपने उत्तराधिकारी नियुक्त करने से पहले महाराजा से अनुमति लेनी आवश्यक थी। परंतु तत्कालीन शंकराचार्य उक्त आदेश को दरकिनार करते हुए शंकेश्वर मठ में रहने चले गए। कोल्हापुर रियासत के बाहर था। 23 फरवरी 1903 को शंकराचार्य ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति की थी। यह नए शंकराचार्य बाल गंगाधर तिलक था। नए जो शंकराचार्य था जिसने गणपत का बढ़ावा दिया था, साथियों, महाराष्ट्र में मनुवाद का बढ़ावा दिया था। 10 जुलाई 1905 को इन्हीं शंकराचार्य ने घोषणा की कि कोल्हापुर भोसले वंश की जागीर रही है, जो कि क्षत्रिय घराना था। इसलिए राजगद्दी के उत्तराधिकारी साहू जी महाराज स्वाभाविक रूप से क्षत्रिय थे, कुर्मी क्षत्रिय थे, जो ओबीसी समाज के थे। 1918 में जब साहू जी ने लॉर्ड सिंडम को लिखा कि भारत का असली सत्ता ब्राह्मणों के पास है, साहू जी महाराज को लिखना पड़ा अंग्रेजों को कि असली सत्ता तो ब्राह्मणों के पास है। छत्रपति साहू जी महाराज की कोल्हापुर सितंबर 1918 में प्रिय लॉर्ड सिंडम, योर लॉर्डशिप, मैं इस देश पर लाखों मुख्य रहवासियों के हितार्थ काम करने के लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आपको भारत और विशेषकर बंबई में जो देश की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है कि बहुत अच्छी समझ है। यही कारण है कि योर लॉर्डशिप यहाँ के हालात को ठीक ठीक आकलन कर सकें। इसी के चलते आपको यह एहसास है, जातियों में विभाजित और पुरोहितों पंडितों के चंगुल में फंसे भारत के लाखों अशिक्षित लोगों का पर समानता और पश्चिमी सिद्धांत लागू करना असमुचित होगा। दक्कन सदियों से ब्राह्मण पुरोहितों के जुल्मों के तले करा रहा था।
ब्राह्मणों ने हर क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। धर्म के क्षेत्र में भी राजनीति और व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, बैंकिंग इत्यादि धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रों में भी देश का आम जन आजाद नहीं था। वो गुलामी के बेड़ियों में बंधा हुआ था। अगर उनके हितों की रक्षा ध्यान नहीं दिया गया, यह लेटर है उनका साहू जी महाराज का अंग्रेजों से, कि वे अपने ब्राह्मण मालिकों से जुल्मों सितम के आसान शिकार बन जाएंगे। प्रोविंशियल और इंपीरियल काउंसिलों परिषदों में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व ही वह तरीका है जिनमें उनके हितों की रक्षा हो सकती है। मैं यहाँ उन कारणों का वर्णन करना चाहूंगा जिनके चलते मराठों का मतलब गैर ब्राह्मणों इस तरह के प्रतिनिधित्व का बहुत अधिक जरूरत है। सबसे पहले, यद्यपि इस देश पर अंग्रेजों का शासन है, परंतु असली सत्ता ब्राह्मण अधिकारियों के हाथों में है, जो हर स्तर पर पदों पर काबिज हैं। क्लर्क, गांव के लेखाकार भी वही थे, मनुवादी थे। कुलकर्णी जैसी मामूली पदों से लेकर उच्चतम पदों तक जो है ब्राह्मण बैठा था अंग्रेजी सत्ता में। तो काउंसिलों में उनका दबदबा था। ब्राह्मण नौकरशाही के आगे नतमस्तक होना अन्य समुदायों की मजबूरी है। ब्राह्मण अफसरों अत्याचारों का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। अगर गैर ब्राह्मण समुदाय ब्राह्मणों की मनमानी की शिकायत करते हैं तो अव्वल शिकायत ब्रिटिश अधिकारियों तक पहुंचने नहीं दी जाती है। अगर कोई गैर ब्राह्मण जो है अपनी शिकायत सोफा करता था तो अंग्रेज अधिकारी तक नहीं पहुंच पाती थी, वही तो बीच में थी। अगर पहुंच जाती थी तो ब्राह्मण अधीनस्थ अधिकारियों के शिकायतकर्ताओं के खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं बाकी रखते थे। ब्राह्मण नौकरशाही के राज के चलते मराठों और गैर ब्राह्मणों अन्य पिछड़ों समुदायों के लिए विस्तृत काउंसिलों में अपने प्रतिनिधित्व भेज पाना संभव नहीं है। गैर ब्राह्मणों के पास इसके सिवा कोई चारा न होगा। वे ब्राह्मण उम्मीदवारों को अपना वोट दें। कारण यह है कि ब्राह्मण उम्मीदवार के जात भाई लोगों को डराने, धमकाने, पटाने, प्रलोभन देने की कला में सिद्धहस्त हैं, क्योंकि वो डराने धमकाने में माहिर है। उसके पास स्वर्ग नरक का डराने धमकाने तरीका है, श्राप आशीर्वाद का एक हथियार है, वो डरा धमका देता है। तो समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व ही इस समस्या का हल है, भले ही कुछ वर्षों के लिए ही क्यों न हो। इससे भी ये साफ है, काउंसिलों और म्यूनिसिपल स्थानीय बोर्डों के चुनाव बहुत कम संख्या में मराठों गैर ब्राह्मणों को हासिल होती हैं। सादर नमो बुद्धा, जय भीम।